सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स के कैप्सूल नंबर 1 एंड 2 ले चुके हैं। आज बारी है कैप्सूल नंबर 3 की। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात सरकार द्वारा ऑफिशियली प्राइमरी स्कूल्स में किस गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी, हालांकि इससे पहले भी ऐसे गेम्स आए थे, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में उन पे ऑफिशियली बैन किया गया है और वो आपका गेम है पबजी। ये रिकमेंडेशन या बैन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका NCPCR। ये क्या होता है? ये होता है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये कमीशन है जो चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उसने इस बैन के लिए ये जो आपका ऑफिशियली रिकमेंड किया था इस चीज को। क्यों ऐसा क्या था ये पबजी गेम के लिए कि इसको बैन लगाया गया है? क्योंकि ये जो चिल्ड्रन की, जो स्टूडेंट्स की स्टडी थी उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन और जोड़ा है मैंने इसी के साथ, तथा 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस और क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए उनके रिटर्निंग के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इस बार जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो 9 जनवरी को ना मना के कब मनाया गया? 21 से 23 जनवरी के बीच में। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारा इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो 9 जनवरी को ना सेलिब्रेट करके कब सेलिब्रेट किया गया है? 21 से 23 जनवरी को। और इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में होता क्या है? ऐसे जो हमारे डायस्पोरा होते हैं जिनका ओरिजिन इंडिया है बट दे डोंट हैव इंडियन सिटीजनशिप राइट नाउ, और उन्होंने जो भारत के कंट्रीब्यूशन के लिए, वेलनेस के लिए जो उन्होंने यहाँ पे योगदान दिया है डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए उनको ऑनर किया जाता है, इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब रीजन ये रहा कि इस बार 21 से 23 जनवरी को क्यों मनाया गया 9 जनवरी के स्थान पे? तो रीजन ये था कि हमारे यहाँ इस बार अर्ध कुंभ जो प्रयागराज इलाहाबाद में होने वाला है, तो वो जो आपका 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, ताकि और इसके बाद में अपने जो 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड है उसके भी वो विटनेस बन सके, इसलिए 21 से 23 जनवरी को 15वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वो मनाया गया है यूपी वाराणसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? अपन ने क्वेश्चन काफी सुन रखे हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ये अभी फर्स्ट टाइम दिया गया है और वो दिया गया है मिस्टर बजरंग लाल को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए, और एक सोशल वर्कर है, इकोनॉमिस्ट है, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, और ये इन पुरस्कार इन्हें दिया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर JP नड्डा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रेस्टिजियस वर्ड, एक वर्ड इसमें स्किप हो गया है, प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ड LAUREUS लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट इंडियन फीमेल जिसको नॉमिनेट किया गया, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और उसको नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया है, दैट इज विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम दोनों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और तो डेफिनेटली वो इस चीज के लिए नॉमिनेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। एक क्वेश्चन तो अपना यहीं पे तैयार हो जाता है कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो दैट इज निर्मला सीतारमण। उन्होंने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है, तो उन्होंने मिलिट्री पुलिस में, एक सीधा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और डेटा क्वेश्चन अपन को याद करना है, मिलिट्री पुलिस में उन्होंने 20% महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के निर्वाचन में नोटा का प्रयोग होगा? नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन क्या डाला गया या क्यों मैंने ये डाला है, रीजन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि नोटा ऑप्शन कहाँ हमें मिलेगा और कहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी जो पहले जो नोटा का ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, ये सभी जितने भी चुनाव होते थे उनमें सभी में ये ऑप्शन यूज होता था, लेकिन वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने नोटा का जो ऑप्शन है वो राज्यसभा के निर्वाचन में बंद कर दिया है, मींस वहां पर हमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या रीजन बताया गया है? रीजन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि या ऐसे प्रतिनिधि जिनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा न किया जाए, उनके चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होगा, उनके निर्वाचन में नोटा का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको पता है कि राज्यसभा के जो निर्वाचन होता है उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यूजीसी का स्थान कौन सी संस्था लेगी? डेफिनेटली ये नाम आपने सभी ने सुना है, जब अपन कॉलेज में पढ़ते हैं कि यूजीसी टीम आएगी और वो हमारे कॉलेज को जो भी ग्रेड देगी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड बी, वो ग्रेड दी जाती है। जो भी आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो भी फैसिलिटीज है, वहाँ पे किस प्रकार का मैनेजमेंट है, कितना स्टाफ है, क्या एटमोसफियर है, पर्टिकुलर उतना स्पेस है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यूजीसी के द्वारा उस कॉलेज को फंड दिया जाता है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बहुत बड़ी संस्था है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। अब ऐसा क्या हो गया कि हमें यूजीसी की जगह एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो इसको रिप्लेस करेगी, जिसको नाम दिया गया है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें पता है कि एजुकेशन एक ऐसा बेस है या ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो बैकग्राउंड तैयार करता है, तो वर्तमान में ऐसा महसूस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो अभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो क्वालिटी मेजर्स होने चाहिए, जो मेंटेन होने चाहिए, ऐसे क्वालिटी मेजर्स अभी रिक्वायर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए यूजीसी की जगह स्थान लेगी HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें यूजीसी में और HECI में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये रहेगा कि यूजीसी के पास फंडिंग का जो भी आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था वो यूजीसी के पास में था, लेकिन वर्तमान में जो HECI बना है उसका डिपार्टमेंट आपका रहेगा HRD डिपार्टमेंट के पास रहेगा। इट मीन्स अब ये जो फंडिंग का डिपार्टमेंट है वो HECI के पास नहीं रहेगा। यूजीसी पहले कॉलेजेस में इंस्पेक्शन के लिए आती थी, लेकिन अब वो HECI के पास में ये डिपार्टमेंट भी नहीं रहेगा। इट मीन्स वो अब इंस्पेक्शन के लिए नो इंस्पेक्शन विल बी देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यों मनाया जाता है? बहुत से रीजंस है। बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही है, जेंडर गैप है, और ये स्टार्ट कब हुआ? तो 24 जनवरी को ही क्यों हुआ? तो उसका रीजन ये है कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जी जो फर्स्ट टाइम कुर्सी पर बैठी थी, चेयर पर बैठी थी, उन्होंने अपनी चेयर संभाली थी, इसलिए उस चीज को स्वागत देने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। एक चीज और क्लियर कर ले, ये जो बालिका दिवस है वो हमारे यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल के द्वारा भी मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इसको भी आप नोट कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस इट मीन्स जो हमारा इंडियन राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो आता है अपना 24 जनवरी को, जबकि यूएनओ के द्वारा जो बालिका दिवस मनाया जाता है वो आता है अपना 11 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय, कितने हैं, 111, 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस मठ से है? एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े प्रतिष्ठित ये जो अपने मठाधिकारी थे, तो उनका 111 ईयर 111 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। और वो कौन से मठ से थे? वो थे सिद्धगंगा मठ। आपको मठ का नाम याद करना है। चलिए आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में जापान में 113 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ध्यान दीजिए, अपने जो शिव कुमार जी है उनका निधन हुआ है 111 वर्ष की उम्र में, और जो जापान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्डेस्ट पर्सन जिनकी मृत्यु हुई है, हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है मसाओ नोनका। वो होकाइडो आइलैंड पे रहते थे, और जो जापान है दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के लिए जाना जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से मैंने समझाया है और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।